Hey guys, welcome back to Universal Education. So today we are going to discuss about solubility product of ionic equilibrium reaction, right? तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि कोई हमारे पास आयनिक रिएक्शन है, मतलब कि कोई इलेक्ट्रोलाइट है, वो किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो रहा है और आयंस बना रहा है, मतलब कि A+B-। ओके, तो अगर इस तरीके का कोई रिएक्शन है तो हमने किस तरीके से के कैलकुलेट करना है ये वहाँ पर देखा था पिछले लेक्चर में। तो इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बारे में, मतलब कि किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होगा। पर्टिकुलर रिएक्शन की बात कर रहा हूँ, मतलब कि आयनिक रिएक्शंस की बात कर रहा हूँ। तो किसी रिएक्शन के लिए जो हमारे पास सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होगी उसकी वैल्यू क्या होगी, उसको हम कैसे कैलकुलेट करें। उसके अलावा जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल के साथ क्या वैल्यूज़ देती है वो हम पता करेंगे। ये जो है इसके एप्लीकेशंस क्या हो सकते हैं, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को कहाँ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम इस लेक्चर में जानेंगे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होता क्या है, इसके कॉन्सेप्ट से, राइट। तो सबसे पहले तो हम लोग एक छोटी सी थियरी की बात करेंगे कि जैसे हमने घर में देखा होगा कि अगर हम चीनी ले रहे हैं और पानी ले रहे हैं, राइट, तो उसको जब हम डिज़ोल्व करते हैं वाटर में चीनी को, तो कुछ अमाउंट में एक सर्टेन अमाउंट होता है चीनी का जो उसमें घुल जाता है, लेकिन कुछ टाइम बाद चीनी का आगे अगर फर्दर ऐड कर रहे हैं, फर्दर एडिशन कर रहे हैं चीनी का, शुगर का, तो वो उसमें घुलता नहीं है, घुलना बंद कर देता है। तो हम लोग कहते हैं कि ये घुलना बंद कर दिया, मतलब कि ये सॉल्यूशन सैचुरेट हो गया, अब इसमें हमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट यानी कि कितना सॉल्यूट है पर्टिकुलर सॉल्वेंट में, ये चीज़ बताता है। अब इसको प्रॉपर अगर हम डिफाइन करें तो हम लोग यहाँ से एक पॉइंट देख सकते हैं, आप इसको पढ़ सकते हो पूरा, तो इसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है ऑलरेडी। तो एक पॉइंट ये है कि अ सॉल्यूशन विच रिमेन्स इन कॉन्टैक्ट विद अनडिजॉल्व्ड सॉल्यूट इज सेड टू बी सैचुरेटेड। मतलब कि अगर हमारे पास कोई सॉल्यूशन है जिसमें हम शुगर मिला करके उसको मतलब सॉल्यूशन बना रहे हैं सॉल्वेंट में डाल करके सॉल्यूट को, तो एक सर्टेन अमाउंट अगर अनडिजॉल्व्ड उसमें बच जाता है तो हम कहते हैं कि ये जो हमारे पास सॉल्यूशन है ये सैचुरेट हो चुका है। अब इसके बाद जैसे लेट कर लो कि यहाँ देखो, ये इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको नोट करना कंपलसरी है। आप अपने नोट्स में इसको नोट कर लो। एट अ सैचुरेटेड स्टेज, ओके, द क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इज ऑलवेज कांस्टेंट फॉर गिवन अमाउंट ऑफ अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट एट अ डेफिनिट टेम्परेचर, राइट। तो ये कांस्टेंट होता है, मतलब कि जो हम अमाउंट उसमें डाल रहे हैं सॉल्यूट का सॉल्वेंट में, वो कांस्टेंट होता है पर्टिकुलर सॉल्वेंट के लिए एट अ डेफिनिट टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने से घटाने से हो सकता है कि उसके सैचुरेशन क्वांटिटी में फर्क आए, लेकिन डेफिनिट टेम्परेचर के लिए जो इसका अमाउंट होता है वो कांस्टेंट होता है, वो वेरी नहीं करता है। मतलब कि एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में चाहे चीनी है, तो अगर चीनी 1 ग्लास ले रहे हो तो उस 1 ग्लास अमाउंट में कितना क्वांटिटी सॉल्यूट उसमें डिसॉल्व होगा, ठीक है, और सैचुरेशन मिल जाएगा, ये फिक्स होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास है ए बी, मान लो कोई सॉलिड है आपके पास, और ये सॉलिड हम लोग डिसॉल्व कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर सॉल्यूट में। तो हमें पता है कि जो सॉलिड है वो इलेक्ट्रोलाइट है, और कैसा इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि यहाँ पर हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करेंगे। हमें बिल्कुल भी इसके बारे में नहीं सोचना है कि कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा तो हमें क्या करना है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाता है 100%, तो उसको हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करते हैं, क्योंकि पूरा जो अमाउंट होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का वो आयंस में कन्वर्ट हो जाता है 100%। तो हमें ये पता नहीं करना होता है कि कितना अनडिसॉल्व्ड है, यानी कि कितना आयनाइज्ड हो गया है, कितना अनआयनाइज्ड है, ये हमें वहाँ पर डिसाइड नहीं करना होता। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट केस में
हमें ये चीज़ ऑब्जर्व करनी होती है कि कितना ये आयंस में कन्वर्ट होगा। तो जब सेचुरेशन में सॉल्यूशन होता है मतलब कि उसमें अब और जो सॉल्यूट है वो डिज़ोल्व नहीं हो सकता, मतलब कि जो AB बचा है अनआयोनाइज्ड है वो फर्दर आयोनाइज नहीं होगा, मतलब कि ये कांस्टेंट रहेगा वैल्यू, दिस इज नॉट गोइंग टू वेरी, ये कांस्टेंट होगा, फिक्स हो गया। तो अब A प्लस और B माइनस इसी का कंसंट्रेशन जो वेरी होना होगा राइट। तो इस वजह से हम कहते हैं कि अगर कंसंट्रेशन जो है हमारे पास वो of unionized molecule of the electrolyte is constant at a particular temperature, यहाँ टेम्परेचर का हम बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक वे में इसका इम्पोर्टेंस लेके चलेंगे, क्योंकि टेम्परेचर अगर वेरी कराओगे तो उसकी सॉल्युबिलिटी घटती बढ़ती है राइट। तो टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है, तो वहाँ पर जो सेचुरेशन रीच करता है तो उस सेचुरेशन के बाद जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका डिसोसिएशन रुक जाता है, यानी कि अब जो अनडिजॉल्व अनआयोनाइज्ड हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है वो कांस्टेंट वैल्यू देता है। तो हम लोग लिख सकते हैं इस एक्सप्रेशन से कि यहाँ पर जो हमारे पास AB है इसको इस तरफ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मिल जाएगा A प्लस का कंसंट्रेशन और एक्टिव मास ऑफ B माइनस इक्वल्स टू हो जाएगा KAB राइट। तो अब ये जो AB है ये भी कांस्टेंट है राइट। तो इसको हम अगर K डैश मान लें तो K इंटू K डैश जो होगा ये मिल जाएगा इक्वल्स टू दिस वन राइट। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है, आप इसको नोट करते चलो, आपको प्रॉपर यहाँ पर डेटा गिवन है राइट। तो अब जो K इंटू K डैश है इसी को बोलते हैं हम लोग कि ये हमारे पास सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है, KS सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, इसी को हम लोग नाम देते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ओके, तो अगर इसको डिफाइन करना है तो हम इस तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आयंस इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एट अ गिवन टेम्परेचर, ठीक है। तो इसका जो डेफिनेशन होगा वो आप कुछ इस तरीके से दे सकते हो। ओके, द प्रोडक्ट ऑफ मतलब जो सॉल्युबिलिटी होता है दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आयंस इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एट अ गिवन टेम्परेचर राइट। पर्टिकुलर टेम्परेचर के लिए जो आयंस का कंसंट्रेशन होता है उसका प्रोडक्ट, उसका जो रिएक्शन है उस रिएक्शन की सॉल्युबिलिटी होगी। ओके, तो अब आगे फर्दर देखते हैं कि हमारे पास जो जनरल इक्वेशन होता है आयनिक का इक्विलिब्रियम का किसी रिएक्शन का, उस रिएक्शन के लिए Ks कितना मिलेगा। Ks मतलब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो AXBY ये हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट का टाइप है, ठीक है, मतलब कि जो मॉलिक्यूल है जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका टाइप है AXBY। AXBY का मतलब होता है कि A के X नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं और B के Y। तो अब इसको अगर ब्रेक करोगे, आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, तो जो हमारे पास A प्लस या माइनस जो भी बनेगा, ठीक है, उसके कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, उसके X मॉलिक्यूल्स होंगे, क्योंकि X यहाँ पर है राइट। और हमारे पास ये Y प्लस मिल जाएगा क्योंकि यही इतना ही आयंस में कन्वर्ट होगा। एग्जैक्टली यहाँ पर हम लोग Y के लिए B के लिए लेते हैं YBX माइनस, तो ये मिल गया इसका आयनाइजेशन। अब लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई कर दो और यहां से मिल जाएगा हमें K। तो K क्या है, K इज K इज हियर, K इज आयनिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो आयनिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो हमें K मिला है ये मिल जाएगा इतना, क्योंकि आपको पता है कि प्रोडक्ट का जो हमारे पास कंसंट्रेशन है और फिर उसको डिवाइड कर दो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन से, तो पावर में कर देते हैं क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो X है उसको हम यहाँ पर इसके पावर में लिखते हैं। ये हम केमिकल इक्विलिब्रियम में सीख चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो यहाँ पर BX माइनस Y मिल जाएगा। अब जो ये वैल्यू है यानी कि जो हमारे पास AXBY है जो अनडिजॉल्व्ड है ये कांस्टेंट रहेगा। तो अगर कांस्टेंट है तो इस वजह से हम लोग इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे K डैश के फॉर्म में। तो इसको अगर हम K डैश मान लें तो हमें हमारे पास ये वैल्यू मिल जाएगा और यही वैल्यू KS होगा जो कि कांस्टेंट है। तो हमें मिल गया कि जो आयंस थे आफ्टर इक्विलिब्रियम रीच, तो जो आयंस हैं उसका कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट हमें सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट देता है। ओके,
तो अगर आपको डिफाइन करना है प्रॉपर वे में, सो solubility product is defined as the product of concentration of ions raised to a power equal to number of times the ions occur in equation representing the dissociation of electrolyte at a given temperature when the solution is saturated. Okay, इस तरीके से हम लोग solubility product पता कर सकते हैं. Now next one is different expression for solubility product. तो अब जो है, अगर मान लो आपके पास इलेक्ट्रोलाइट का टाइप ए बी आता है, A2B आता है, A2B2 आता है, जैसे कि यहाँ पर मैंने दे दिया है कि AXBY, तो यहाँ पर X कुछ भी हो सकता है और Y कुछ भी हो सकता है. ओके, तो कुछ हम जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, या फिर वैसे भी जो कि फेवरेबल है टीचर्स का, ठीक है, तो उस टाइप के इलेक्ट्रोलाइट का हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे. तो जैसे कि पहला जो टाइप है वो है इलेक्ट्रोलाइट ऑफ टाइप AB. AB टाइप का अगर इलेक्ट्रोलाइट हो तो उसका हम जो KSP है, या कह सकते हो कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है, उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे ये हम देखते हैं. तो इलेक्ट्रोलाइट का जो टाइप है दैट इज AB. तो AB मतलब कि A यहाँ पर एक मॉलिक्यूल है और दूसरा जो है वो B है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और कंपाउंड बन रहा है AB. कंपाउंड क्या है? इलेक्ट्रोलाइट. कैसा इलेक्ट्रोलाइट? वीक इलेक्ट्रोलाइट. तो यहाँ पर ये ब्रेक हुआ A प्लस B माइनस में. तो जो यहाँ पर हमारे पास KS मिला, KS का क्या मतलब है? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट. वो मिल जाएगा A प्लस इंटू B माइनस. ठीक है, तो कंसंट्रेशन दोनों का हम ले लेंगे, क्योंकि AB जो है, अगर इसको मैं पूरी तरीके से डिफाइन करूँ तो बेसिकली K मिलता है हमें कितना? वो मिल जाएगा A प्लस B माइनस अपॉन AB. ठीक है, अब ये कांस्टेंट है, तो जो हमारे पास KSP मिलेगा यानी कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, वो मिल जाएगा A प्लस और B माइनस. तो इस तरीके से हम लोग पता कर लेते हैं कि KS कितना होगा. अब जैसे ये रिएक्शन आपको अगर मिले तो आप डायरेक्टली लिखोगे कि KS जो होगा, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो होगा, वो इतना होगा. मतलब कि उनके आयंस का डायरेक्टली आप उनके कंसंट्रेशन का मल्टीप्लिकेशन करोगे, प्रोडक्ट निकालोगे. ओके, तो इस तरीके से हम लोग सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पता करते हैं. तो मैं इसको इसी वजह से बता रहा हूँ छोटे छोटे फॉर्म में कि AB टाइप हो गया, A2B टाइप हो गया, और टाइप्स हैं. तो इसको इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आप क्वेश्चंस को जल्दी कर सको. ठीक है, ओके, सो दिस इज नेक्स्ट टाइप. सो इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द टाइप AB2. तो AB2 के लिए हमारे पास जो KS मिलेगा वो कुछ इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं. देखो, अब बिल्कुल हम बात नहीं करेंगे कि AB2 का जो अनडिजॉल्व्ड कंसंट्रेशन मिल रहा है उसकी वैल्यू यहाँ पर लिखें. उसको तो कांस्टेंट मान करके हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में, तो हमें ये मिल जाता है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट. तो अब जो हमारे पास आयंस के कंसंट्रेशंस हैं, इनको डायरेक्टली लिख करके आप मल्टीप्लाई कर दो. तो जब भी आपको यहाँ पर 2 लिखा है, यानी कि जो जितने मॉलिक्यूल हैं वो अगर लिखे हैं, तो कंसंट्रेशन का पावर बना दो. ठीक है, तो एग्जैक्टली PbCl2 का अगर हम देखें तो इसका Pb2 प्लस आयन बनेगा 2Cl माइनस आयन, और KS हो जाएगा Pb2 प्लस Cl माइनस पावर 2. सिमिलरली फॉर CF2 इट विल बी दिस वन. अब अगर इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द टाइप A2B अगर मिले, यहाँ पर AB2 था, A2B अगर मिले, तो उस केस में आपके पास जो इक्वेशन होगा वो कुछ इस फॉर्म में ब्रेक होगा. सबसे पहले तो आपको इक्वेशन ब्रेक करना आना चाहिए. ठीक है, तो इक्वेशन ब्रेक करना आपके लिए आसान है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने जनरल फॉर्म डिस्कस कर लिया है कि कितने मॉलिक्यूल हैं, 2 मॉलिक्यूल हैं A के. अब कितना माइनस होगा, कितना प्लस होगा? B के जितने मॉलिक्यूल्स हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा A प्लस. ठीक है, और B 2 माइनस लेंगे बिकॉज A का 2 मॉलिक्यूल है. ओके, तो इसका केस जो होगा, इसके जो आयंस का कंसंट्रेशन है उसका प्रोडक्ट. तो आयंस के कंसंट्रेशन और प्लस में ये भी चीज़ हमें कंसिडर करना है कि इसका जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है उसको पावर में लिखना है, जैसे हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं. ठीक है, चाहे वो आयनिक हो चाहे केमिकल इक्विलिब्रियम. तो Ag2CrO4 ब्रेक होगा 2Ag प्लस CrO4 2 माइनस में, और ये मिल जाएगा कि यस इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट. अब देखो H2S है तो कन्वर्ट हो जाएगा, यानी ब्रेक हो जाएगा
2H प्लस प्लस S2 माइनस में, दो मिल जाएगा कि यस दिस वन। अब नेक्स्ट है कि अगर A2B3 टाइप में आ जाए, कुछ इस टाइप में, जो आप फोर्थ टाइप देख रहे हो, देखो ये आप लिखते चलो, इन सबको लिख लोगे तो आपको रिवीजन करने में आसानी होगी इसी समय, ठीक है। तो A2B3 टाइप का अगर हमारे पास मॉलिक्यूल है, इलेक्ट्रोलाइट है, तो उसका जो डिसोसिएशन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है, 2A3 प्लस प्लस 3B2 माइनस। तो अब यहाँ पर जो केएस मिलेगा सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट, वो मिल जाएगा A3 प्लस पावर 2 B2 माइनस पावर 3। तो यहाँ पर अगर ये रिएक्शन हम देखें तो इस रिएक्शन का जो केएस मिलेगा वो इतना मिल जाएगा, और S2B3 का क्या मिलेगा, वो इतना मिल जाएगा। अब देखो फिफ्थ अगर हम टाइप देखें, आपको बस देखते चले जाना है ऐसे, ठीक है। तो AB3 के लिए हमारे पास जो रिएक्शन मिलेगा आफ्टर आयोनाइजेशन, वो A पावर 3 प्लस प्लस 3B माइनस मिल जाएगा, और केएस कितना मिलेगा इसके लिए, केएस मिल जाएगा इतना, A पावर 3 प्लस का कंसंट्रेशन इंटू B माइनस पावर 3, ओके। अब जो हमारे पास FeOH होल थ्राइस Fe3 प्लस 3OH माइनस है, ये एग्जाम्पल है, तो इसका केएस इतना कुछ मिल जाएगा, ठीक है। सिमिलरली इसके लिए इतना। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप कमेंट करो, मैं और एक्सप्लेन करूँगा इसको। और आई थिंक यहाँ एक्सप्लेन करने के लिए और कुछ है नहीं। राइट, सो ये था हमारे पास ओवरऑल टाइप। अब नेक्स्ट जो हमारे पास मिलता है जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म अगर आप समझ लो तो आप जो है निकाल सकते हो किसी भी टाइप का सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट, किसी भी टाइप का इलेक्ट्रोलाइट हो, वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, तो उसका सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट आप निकाल सकते हो। सो लेट डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट AMBN B अल्फा। तो यहाँ पर मैं डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन की बात करोगे तो हम मान ले रहे हैं कि जो S है इसकी सॉल्बिलिटी है। S कितना है, S क्या है, S सॉल्बिलिटी है, कुछ अमाउंट में इसकी सॉल्बिलिटी S हमने मेज़र किया है। तो T=0 पर इसकी सॉल्बिलिटी जो है वो मिलती है S। और इस समय आयंस तो है ही नहीं, तो इनिशियली जब टाइम 0 है तो वहाँ पर 0 हो जाएगा इसके प्रोडक्ट। अब जब इक्विलिब्रियम रीच करता है तो अल्फ़ा अगर डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन है तो ऑब्वियस सी बात है कि S माइनस एस अल्फ़ा बचेगा, और S अल्फ़ा बन जाएगा जो आयंस हैं उनके। S अल्फ़ा बना, बट जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके जो नंबर्स हैं वो M है और N है रिस्पेक्टली, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग M कंसीडर करके चलेंगे, MS अल्फ़ा, और NS अल्फ़ा इसको लेट करके चलेंगे। तो KSP कितना मिल जाएगा। तो KSP के लिए देखो लिखना, अब अभी तो इसके बारे में सोचना ही नहीं है, हमें सोचना किसके बारे में है, इसके बारे में है। तो जो हमारे पास KSP मिलेगा, ठीक है, वो इसका कंसंट्रेशन, पावर वगैरह लिखना है साथ में जितने मॉलिक्यूल हैं, एग्जैक्टली इसका कंसंट्रेशन दोनों मल्टीप्लाई कर दो, और ये मिल जाएगा आपको इसका वैल्यू पावर n। अब AN प्लस का जो कंसंट्रेशन है कितना है, MSA अल्फ़ा, तो MSA अल्फ़ा यहाँ डाल देंगे, और B का जो है BM माइनस का NSA अल्फ़ा यहाँ डाल देंगे, तो KSP मिल जाएगा इतना, राइट। तो इतना कैसे मिला, M पावर M हो जाएगा, N पावर N हो जाएगा, जो कि एज इट इज़ रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। बट S पावर M और S पावर N दोनों कॉमन है बेस, तो S पावर M प्लस N हो जाएगा। सिमिलरली फॉर अल्फ़ा इट विल बी कॉमन, ओके। तो इस तरीके से हमें मिल जाएगा KSP। इस केस में कितना KSP मिल जाएगा, M पावर N, N पावर N, S अल्फ़ा M प्लस N। अब देखो आप इसको याद भी कर सकते हो जनरल इक्वेशन के लिए, किसके टर्म में, सॉल्बिलिटी के टर्म में, कि KSP कितना होगा सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट, या फिर आप इसको सीख लो कि कैसे निकालना है। ये चीज़ आप इसके प्रोसेस को याद कर लो तो आप निकाल सकते हो। चॉइस आपकी है कि आपको क्या करना है। तो वैसे जहाँ तक मैं कहूँगा कि ज़्यादा बेहतर होगा कि अगर आप इसके प्रोसेस को जानो, राइट। तो ये हो गया। अब क्राइटेरिया फॉर प्रेसिपिटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, अभी तक जो हमने सीखा
उसके अकॉर्डिंग, उसके यूज से हम लोग ये बता सकते हैं कि क्राइटेरिया क्या होगा किसी इलेक्ट्रोलाइट के प्रेसिपिटेशन का। प्रेसिपिटेशन का क्या मतलब है कि जो अनडिजॉल्व अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है वही तो प्रेसिपिटेट हो रही है, ठीक है। तो ये हमें अगर बताना है तो सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट जानना पड़ेगा, क्योंकि सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट ही तो बताएगा कितना अमाउंट डिसोसिएट हो रहा है और कितना बचा है। ओके, तो अ वेरी यूजफुल कंक्लूजन इज डिराइव्ड फ्रॉम द सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। नो precipitation ऑफ इलेक्ट्रोलाइट occurs if ionic product is less than the solubility product। समझो, नो precipitation, लिख लो इसको स्टार लगा के, नो precipitation ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स occur if the ionic product is less than the solubility product। ionic product को बोलेंगे KIP, solubility product को बोलेंगे KSP। ओके, सो द सॉल्यूशन हैज़ नॉट रीच द सेचुरेशन स्टेज। अगर कोई सोल्यूशन है वो सेचुरेशन स्टेज नहीं पहुंचा है, सेचुरेशन स्टेज तक नहीं पहुंचा, इसका क्या मतलब हुआ कि मतलब कि उसके साथ कुछ अनडिजॉल्व अमाउंट में कोई इलेक्ट्रोलाइट बचता नहीं है, कांटेक्ट में नहीं है। जैसा कि हमने पीछे सीखा है कि अगर अनडिजॉल्व अमाउंट में कुछ इलेक्ट्रोलाइट बच जाता है सोल्यूशन के साथ तो हम बोलते हैं कि वो सेचुरेशन में पहुंच गया है। तो यहाँ पर बोला गया है कि सेचुरेशन जब तक नहीं पहुँचा है उस स्टेज में सोल्यूशन, तो इसका मतलब अभी भी इसमें कुछ अमाउंट में सॉल्यूट डिजॉल्व हो सकता है, राइट। तो यहाँ पर जो हमारे पास केस फर्स्ट है, केस फर्स्ट कहता है व्हेन KIP इज लेस देन KSP। मतलब आयनिक प्रोडक्ट जो है, आयनिक प्रोडक्ट क्या होता है कि आप डायरेक्टली जो प्रोडक्ट है उसका कंसंट्रेशन का मल्टीप्लिकेशन लिख लो और रिएक्टेंट का, तो आपको मिल जाएगा आयनिक प्रोडक्ट। और सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट का क्या मतलब होता है कि आप केवल उसके आयंस का लिखो, जो अनडिजॉल्व्ड है उसको मल्टीप्लाई कर दो, समझे। तो अगर KSP ज़्यादा है, मतलब कि आयंस ज़्यादा बने हुए हैं इन कंपैरिजन टू दिस अनडिजॉल्व्ड पार्ट, तो वहाँ पर हम कहते हैं देन सोल्यूशन इज अनसेचुरेटेड, सोल्यूशन अनसेचुरेट है, समझे ना। आपको देखने की ज़रूरत नहीं है कि कितना उसमें प्रेसिपिटेट हुआ कितना नहीं हुआ, जस्ट फॉर द कैलकुलेशन, ठीक है। आप कैलकुलेट कर लो और देख लो कि KIP कितना है, KSP कितना है, और कंपैरिजन करके बता सकते हो कि अनसेचुरेटेड सोल्यूशन है या फिर सेचुरेटेड हो गया है। अगर सेचुरेटेड हो गया है तो उसमें सोल्यूट और डिजॉल्व नहीं हो सकता, रोक दो उसमें और सोल्यूट डालना। अगर अनसेचुरेटेड है तो ऑब्वियसली यू कैन ऐड, ओके। तो KIP लेस देन KSP। केस सेकेंड आता है कि KIP इज इक्वल टू KSP, मतलब कि जो आयनिक प्रोडक्ट है, आयनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट जो वैल्यू है वो इक्वल हो गई KSP की, ठीक है, सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट की इक्वल हो गई। दोनों अगर इक्वल हो गया तो ऑब्वियस सी बात है सेचुरेशन आ गया, नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व। सिमिलरली KIP इज ग्रेटर देन KSP, तो देन सैचुरेशन सोल्यूशन विल बी सुपर सैचुरेटेड। अब सुपर सैचुरेटेड हो गया एंड प्रेसिपिटेशन टेक्स प्लेस। अब जो डालोगे वो उसका प्रेसिपिटेशन होगा, समझे ना। तो ये तीन केसेस बनते हैं और जो कि हम पता कर लेते हैं आयनिक प्रोडक्ट और सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट के थ्रू। तो इस तरीके से हम लोग इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है, डेली लाइफ में और साथ में इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए भी। सो दिस वाज द एप्लीकेशन।